स्टार्ट करेंगे जीन रेगुलेशन से। जनरली जो हमारे मेजर क्वेश्चंस आते हैं वो प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन यानी कि प्रोकैरियोटिक में भी जो जीन रेगुलेशन ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर है उसके क्वेश्चंस आते हैं। ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पर अगर हम जीन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं तो आपने सुना होगा ओपेरॉन सिस्टम हमको यहाँ पढ़ने होते हैं, लैक ओपेरॉन एज वेल एज टीआरपी ओपेरॉन, ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन। तो इनमें आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए कि लैक ओपेरॉन कैसे डिफाइन करेंगे और फिर टीआरपी ओपेरॉन के दो अलग अलग एस्पेक्ट कैसे डिफाइन करेंगे। तो इन पे कमांड होना जरूरी है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको हर एग्जाम पे मिल जाएगा, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, चलो जीन एक्सप्रेशन की अगर आप बात करोगे तो जीन एक्सप्रेशन आपको अलग अलग स्टेज में देखने को मिल सकता है। देखना ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे आपको मिलेगा, प्रोसेसिंग लेवल पे मिलेगा या फिर ट्रांसलेशन लेवल पे भी मिल सकता है। दैट मीन्स आपको किस लेवल पे एक्सप्रेशन देखना है वो अलग अलग स्टेज पे मिल सकता है। प्रोकैरियोट्स के केस में भी जीन रेगुलेशन है और आपका यूकैरियोटिक के केस में भी जीन रेगुलेशन होगा। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम जो फोकस करेंगे वो जनरली जो है वो आपका ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर है। तो ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर आपको ज्यादा से ज्यादा रेगुलेशन देखने को मिलेगा। और अगर हम बैक्टीरिया की बात करेंगे तो बैक्टीरिया की बात करते समय हमें बिल्कुल फोकस रहना पड़ेगा कि बैक्टीरिया के केस में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन क्या होता है, कपल्ड होता है। तो जब हम ट्रिप्टोफान पढ़ेंगे, ट्रिप्टोफान ओपेरॉन, तो उस समय बिल्कुल माइंड सेट होना चाहिए कि हाँ ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन एक टाइम पे चल रहा होगा, क्योंकि एक ही फिगर ऐसा बनेगा उस फिगर में आपको दोनों चीजें कंपाइल करनी पड़ेंगी। अगर आप भूल गए कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन एक साथ होता है, अगर आपको ये पॉइंट याद नहीं आ रहा तो आप फिगर में ही कंफ्यूज हो जाओगे कि ये क्या हो रहा है, एक ही उसमें दोनों इवेंट कैसे दिखा दिए हैं। तो इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे तभी जाके हमारा रेगुलेशन हमारे पास कमांडेबल पॉइंट पे बनेगा। अब हमें बात करनी है सीधे सीधे हम ओपेरॉन की, और जब हम ओपेरॉन पढ़ेंगे तो ध्यान रखना ओपेरॉन वर्ड जनरली प्रोकैरियोटिक सिस्टम पे यूज होता है। और ओपेरॉन वर्ड मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था कि ओपेरॉन का मतलब ये होता है जब स्ट्रक्चरली रिलेटेड जीन्स एक क्लस्टर के फॉर्म पर एक सिंगल ऑपरेटर से गवर्न होते हैं तो वहां हम उसको ओपेरॉन वर्ड यूज कर देते हैं। मतलब हमारे पास कोई एक ये डीएनए सीक्वेंस है, स्ट्रक्चरली रिलेटेड जीन 1, फिर जीन 2 और जीन 3। इसका मतलब है एक साथ ही आपके क्लम्प हैं। और जनरली हम ये जानते हैं कि जीन अगर ट्रांसक्राइब्ड होगा तो उसका अपना प्रमोटर होना चाहिए। तो प्रमोटर होगा, ठीक है, हमने बोला प्रमोटर है। लेकिन इस कंडीशन में ऐसा होता है कि ये जो स्ट्रक्चरली रिलेटेड जीन्स हैं, ये स्ट्रक्चरली रिलेटेड जीन्स आपका एक सिंगल प्रमोटर से क्या होंगे, गवर्न होंगे। और सिंगल प्रमोटर से अगर ये एक्सप्रेस होंगे तो डेफिनेटली इनका क्या होगा, एक ही आपका एमआरएनए आएगा। इसका मतलब इस एमआरएनए के पास एक ये प्रोटीन बनाने के लिए, फिर दूसरा प्रोटीन बनाने के लिए, यानी तीन प्रोटीन बनाने के लिए आपके पास तीन अलग अलग कोडिंग सीक्वेंसेस होंगे। और तब जाके इससे अपना पॉलीपेप्टाइड बन रहा होगा, इससे अपना बन रहा होगा और इससे अपना बन रहा होगा। तो आप सिंपल बोल सकते हो, अगर ओपेरॉन डिफाइन करना है तो सीधे सीधे एक वर्ड में डिफाइन हो जाएगा, ग्रुप ऑफ जीन्स विथ रिलेटेड फंक्शंस that are clustered together with DNA sequences that allow the genes to be turned on and off simultaneously। इसका मतलब ये है कि अगर ये जीन एक ही प्रमोटर से गवर्न हो रहे हैं तो इसका मतलब एक ही टाइम पर इनके हम ऑन की बात करेंगे या ऑफ की बात करेंगे। तो यानी कि तीनों या तो ऑफ होंगे या तीनों आपके क्या होंगे, ऑन हो जाएंगे। तो इस तरह से बात करेंगे और ध्यान रखेंगे कि ये जितने भी क्लस्टर जीन होंगे ये एक सिंगल प्रमोटर से क्या होंगे, कंट्रोल होंगे। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि इस तरह की जो हम बात करते हैं ओपेरॉन सिस्टम की, यानी कि जो एक क्लम्प के फॉर्म पर ये जीन्स प्रेजेंट हैं, जनरली ऐसा ऑब्जर्वेशन कहाँ है, प्रोकैरियोट्स में है। बहुत रेयर टू रेयर आपको कहाँ मिलेगा, यूकैरियोट्स में मिलेगा। तो ओपेरॉन पढ़ते समय फिक्स हो जाएगा हम प्रोकैरियोटिक सिस्टम की बात कर रहे होंगे। जैसे एग्जांपल लैक ओपेरॉन प्रोकैरियोट्स में है, ट्रिप्टोफान ओपेरॉन प्रोकैरियोट्स में है, हम ह्यूमन के केस में नहीं पढ़ते। ओपेरॉन वर्ड किसने दिया था, आप देखो, जनरली द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द वे ट्रांसक्रिप्शन इज कंट्रोल्ड इन द बैक्टीरिया कॉल्ड ओपेरॉन। यानी कि जो हम ये ओपेरॉन सिस्टम है अब ये ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे बात करेंगे। जनरली सबसे पहले ही जो डिफाइन किया था जैकब एंड मोनेड ने। फिर उसके बाद यहाँ पर दो वर्ड लिखे गए हैं, इन दो वर्ड से हम ऑलरेडी फैमिलियर हैं। दो वर्ड हमारे लिए बार बार वर्ड यूज हो चुके हैं, ट्रांस एक्टिंग वर्ड यूज हुआ है और एक आपका सिस एक्टिंग वर्ड यूज हुआ है। सिस एक्टिंग जनरली हम जानते हैं डीएनए के सीक्वेंस के लिए काम करता है, यानी कि जो डीएनए का सेगमेंट है वो उसी के लिए काम कर रहा है, तो वो तो सिस एक्टिंग है।
ट्रांस एक्टिंग मतलब कोई एक डिफ्यूजेबल प्रोडक्ट है, यानी कि किसी जीन का एक प्रोडक्ट है। सपोज करो किसी जीन ने एक प्रोटीन बनाया और वो प्रोटीन के पास डीएनए बाइंडिंग प्रॉपर्टी है। तो जब वो प्रोटीन बन के रेडी हो गया तो वो कहीं ना कहीं डीएनए के साथ बाइंड करेगा। तो अब जब उसको पर्टिकुलर वो डीएनए सीक्वेंस कहीं पे भी मिले, थ्रू आउट द सेल, अगर वो सीक्वेंस डीएनए में जहां पे भी उसको मिल रहा है वहां जाके वो प्रोटीन बाइंड कर जाएगा। तो इसका मतलब है वो डिफ्यूजिबल प्रोडक्ट वो अपनी मल्टीपल रिक्वायर्ड कंडीशन में जाके बाइंड हो सकता है। तो वो कहलाएगा आपका ट्रांस एक्टिंग। तो जनरली जो डिफ्यूजिबल प्रोडक्ट या प्रोटीन्स होते हैं वो ट्रांस एक्टिंग होते हैं, और जो खुद डीएनए के सेगमेंट हैं जो उसी डीएनए के लिए काम करेंगे वो जनरली क्या होते हैं, ट्रांस एक्टिंग होते हैं। बेस्ट एग्जांपल आप लो, सॉरी सिस एक्टिंग होते हैं। मैंने आपको सिस एक्टिंग सीक्वेंस आपने बोला था जब हम प्रोमोटर पढ़ रहे थे, हमने बोला था ये आपका सिस एक्टिंग है। यानी कि जिस जीन के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, एक कोई जीन ये है। सपोज करो मैंने एक डीएनए लिया, इस डीएनए में मैंने यहाँ पर कोई जीन ले लिया, ये जीन है। तो ये जीन बिना प्रमोटर के ट्रांसक्राइब तो होगा नहीं, तो इसका प्रमोटर होगा। तो मैं बोल रहा हूँ ये प्रमोटर इसी डीएनए सीक्वेंस में, इसी डीएनए में इस जीन के लिए काम कर रहा है। तो जनरली ये क्या हो जाएगा आपका, उसी के लिए काम कर रहा है, तो सिस एक्टिंग एलिमेंट है। जैसे ORIC हमने लिया था जब हम रेप्लिकेशन की बात कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया था ORIC इज जनरली सिस एक्टिंग एलिमेंट। अगर ये इस वाले डीएनए को रेप्लिकेट करा सकता है तो ये दूसरे वाले डीएनए को रेप्लिकेट नहीं करा रहा होगा, आप बोलोगे ये इसी डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए इन्वॉल्व हो रहा है। तो ऐसे डीएनए के सीक्वेंसेस सिस एक्टिंग होंगे, और पर्टिकुलर जीन प्रोडक्ट जो डिफ्यूजिबल है वो ट्रांस एक्टिंग होगा। अब ये वर्ड हमारे पास यहाँ यूज होंगे आज। लैक ओपेरॉन का मतलब क्या है, लैक का मतलब यहाँ पर लैक्टोज से है। लैक्टोज यहाँ पर हमारा एक बीटा गैलेक्टोसाइड है। बीटा गैलेक्टोसाइड मतलब एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें आपको लैक्टोज मिलना चाहिए, तो बीटा गैलेक्टोसाइड। तो लैक ओपेरॉन, लैक्टोज क्या है आपका, एक डाइसैकेराइड है जिसमें गैलेक्टोज और क्या होगा आपका, ग्लूकोज होगा। यही तो बोलते हैं हम। मैं एक बार डायग्राम दिखाता हूँ आपको, ये देखना एक बार। हमारे पास ये आपका एक लैक्टोज है, इसको बना लेना आप लैक्टोज, क्योंकि अब हम लैक ओपेरॉन पे आ रहे हैं तो पहले आपको लैक्टोज डिफाइन होना चाहिए। तो लैक्टोज के केस में हमारे पास ग्लूकोज और गैलेक्टोज आपस में एक डाइसैकेराइड यूनिट के फॉर्म पर है। अगर लैक्टोज को ब्रेक करना है तो हमारे पास एंजाइम चाहिए हमें, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तो जब ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज का एक्शन होगा तो लैक्टोज आपका ब्रेक होगा, मेटाबोलाइज होगा, और लैक्टोज आपका डाइसैकेराइड से अपनी मोनोमेरिक यूनिट में ब्रेक हो जाएगा। और मोनोमेरिक यूनिट इसकी क्या क्या होंगी, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। तो गैलेक्टोज और ग्लूकोज आपके रिलीज हो जाएंगे। और फिर इसका क्या मतलब होगा, एक चीज देखना पहले, आप पहले समझो एक पॉइंट को, फिर आऊंगा मैं इस डायग्राम पे। देखना पहले एक बार लैक ओपेरॉन की जरूरत क्या है, पहले इसको देखो आप। लैक ओपेरॉन, तो अगर मैं आपको लैक्टोज बोल रहा हूं तो ये एक डाइसैकेराइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। डाइसैकेराइड, इसका मतलब है ये किस किस का बना हुआ है, गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज का। अब अगर कोई एक मैंने मीडियम ये रखा, एक मीडियम ये है, इस मीडियम पे हमने बोला कि इकोलाई सेल्स हैं, इकोलाई। इकोलाई को अगर ग्रोथ करानी तो मीडियम पे कहीं ना कहीं क्या होगा, कार्बन सोर्स देना पड़ेगा। और कार्बन सोर्स अगर आप सिंपलेस्ट फॉर्म पे दोगे तो सबसे पहले आप बोलोगे ग्लूकोज है। ठीक है, तो ग्लूकोज आपका ऑलरेडी एक सिंपलेस्ट कंस्टिट्यूएंट के फॉर्म पर है, तो बैक्टीरिया इकोलाई इसको एज अ कार्बन सोर्स यूज करेगा ग्लूकोज को। अब दूसरी कंडीशन सुनो एक बार, अगर ग्लूकोज नहीं है, ठीक है, मैं कह रहा हूं ग्लूकोज नहीं है एज अ कार्बन सोर्स, तो फिर कोई ना कोई और मीडियम दिया गया होगा। मैं कह रहा हूं कि ग्लूकोज नहीं है लेकिन लैक्टोज प्रेजेंट है, लैक्टोज प्रेजेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि अब इकोलाई के पास ऑप्शन यही है कि वो एज अ कार्ब
कार्बन सोर्स किसको यूज करे, यूटिलाइज करे, लैक्टोज को। लेकिन लैक्टोज के साथ प्रॉब्लम क्या है, लैक्टोज ऑलरेडी एक डाइसैकेराइड के फॉर्म पर है, और हमेशा कोई भी चीज अगर यूज होगी तो उसके अपने बेसिक कंस्टिट्यूएंट के फॉर्म पर यूटिलाइज होगी। तो इसका मतलब है पहले ई कोलाई को इस लैक्टोज को मेटाबोलाइज करना पड़ेगा, दैट मीन्स को ब्रेक करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ, ये ब्रेक होगा किस किस में, गैलेक्टोज में और किस में, ग्लूकोज में। लेकिन भाई अपने आप तो ब्रेक होगा नहीं, क्या चाहिए आपको, कोई ना कोई एंजाइम चाहिए। तो एंजाइम चाहिए, तो एंजाइम बताओ क्या होता है, क्या एंजाइम प्रोटीन्स हैं, ऑल एंजाइम्स आर द प्रोटीन्स, एंजाइम डेफिनेटली प्रोटीन है। और एंजाइम अगर प्रोटीन है तो इसका मतलब है प्रोटीन के लिए क्या होगा, उसका कोई जीन होगा। जब तक जीन एक्सप्रेस नहीं करेगा वो प्रोटीन नहीं बनेगा। तो अगर इकोलाई को लैक्टोज को मेटाबोलाइज करना है तो इकोलाई के पास इस लैक्टोज को मेटाबोलाइज करने वाले जीन एक्सप्रेस होने चाहिए, क्योंकि यहां पर एंजाइम चाहिए आपको बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। और बीटा गैलेक्टोसाइडेज को बनाने वाला जीन क्या चाहिए आपको, एक्सप्रेस करना चाहिए। तो लैक ओपरॉन, देखो नाम से ही वर्ड हो रहा है, अब लैक ओपरॉन की इंपॉर्टेंस समझो। लैक ओपरॉन आपका एक ऐसा ओपरॉन है जिस टाइम पर आपको इकोलाई को अगर लैक्टोज को मेटाबोलाइज करना है, यानी लैक्टोज को एज अ कार्बन सोर्स यूज करना है, तो लैक्टोज को ब्रेक करना पड़ेगा। और लैक्टोज को ब्रेक करने के लिए एंजाइम चाहिए, और एंजाइम चाहिए तो उसके जीन को एक्सप्रेस कराना पड़ेगा। तो जब बैक्टीरिया को लैक्टोज के जीन को ब्रेक करने के लिए जीन एक्सप्रेस कराने होंगे, तो उस टाइम पर आप बोलोगे वो लैक्टोज ओपरॉन पर वो जीन फिक्स है, तो उस टाइम पर वो लैक ओपरॉन क्या होगा आपका, ऑन होगा। तो लैक ओपरॉन की इंपॉर्टेंस यहाँ से आएगी। तो लैक्टोज को मेटाबोलाइज करने के लिए जो जीन है वो ओपरॉन सिस्टम पे परसिस्ट करते हैं। इसका मतलब है उस जीन के साथ और एक दो जीन होंगे और वो कंप्लीट एक्सप्रेशन एक साथ होगा, क्योंकि ओपरॉन है। और जब वो ओपरॉन ऑन होगा तो वो पर्टिकुलर एंजाइम सिंथेसाइज होंगे, और एंजाइम सिंथेसाइज होंगे तो वो पर्टिकुलर लैक्टोज मेटाबोलाइज होगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, और तब जाके बैक्टीरिया के थ्रू वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज एज अ कार्बन सोर्स यूटिलाइज हो पाएंगे। तो कब बैक्टीरिया को जरूरत है लैक्टोज को मेटाबोलाइज करने की और कब बैक्टीरिया को जरूरत नहीं है, तो उसके बेसिस पर ये लैक ओपरॉन आपका ऑन और ऑफ होगा। तो जब जरूरत है तो ऑन होगा, और जब जरूरत नहीं है तो ये ओपरॉन आपका ऑफ होगा। तो इसको हम बोलते हैं लैक्टोज को मेटाबोलाइज करने वाले जीन का रेगुलेशन इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। तो ये तो बिल्कुल बेसिक्स हो गया, लेकिन इससे पहले समझने के लिए हमें कहीं ना कहीं अब एक दो स्ट्रक्चर को डिफाइन करना बहुत जरूरी है। जैसे अब अगर आपको सबसे पहले इसको डायग्राम को बना लेना, लैक्टोज को। लैक्टोज हमारे पास एक डाइसैकेराइड है, और यहाँ पर आपने देखा, मैंने आपको बताया था एक एंजाइम चाहिए बीटा गैलेक्टोसाइडेज। और जब इसका एक्शन होगा तो ये आपका अपनी मोनोमेरिक कंस्टिट्यूएंट में ब्रेक हो जाएगा, गैलेक्टोज और ग्लूकोज, और उसके बाद ही बैक्टीरिया इसको एज अ कार्बन सोर्स यूज करेगा। तो एक बार इतना बनाओ,